तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है द गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो लिखा गया है लुईस फिशर के द्वारा। इसमें लुईस फिशर गांधी जी के साथ हुई मीटिंग को बताते हैं। इस ऐसे में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उनके नेचर के बारे में बताते हैं। हर एक वीडियो की तरह आपको लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लेना। इस ऐसे का नाम इन गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो लिखा गया है लुईस फिशर के द्वारा। लुईस फिशर महात्मा गांधी के आइडियाज़, उनके बिलीव्स और मेथड्स को बताते हैं इस ऐसे में, जो उन्होंने महात्मा गांधी से जाना। लुईस फिशर महात्मा गांधी को एक सिंपल एंड हम्बल इंसान मानते हैं। महात्मा गांधी का हर एक इंसान से अच्छे से बात करना ही उन्हें एक स्पेशल पर्सन बनाता है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनका ये फेथ ही उनको स्ट्रेंथ देता है। और ये वर्ल्ड उनके प्योर थॉट और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टू दिस प्रिंसिपल के कारण ही उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और फिशर को ये गांधी का एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन लगता है। गांधी के लिए इंडिया की इंडिपेंडेंस सिर्फ ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर करना ही नहीं था, बल्कि उनकी रियल इंडिपेंडेंस का मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिले और वो अपनी मीनिंगफुल लाइफ को जी सके। आइए अब इस ऐसे की समरी को समझते हैं। लुईस फिशर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो इंडिया के बारे में और भी जान सके, और स्पेशली वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे महात्मा गांधी की बायोग्राफी के लिए। उनका मानना था कि इंडिया और इटली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, हिस्ट्री एक्सेट्रा। पर लुईस फिशर के दोनों जगह फ्रेंड थे, इंडिया में भी फ्रेंड थे और इटली में भी फ्रेंड थे। और वो इस वजह से ऑथर ने ये रियलाइज़ किया कि दोनों कंट्री को सेम सोल्यूशन चाहिए अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए। और जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ थे वो सिर्फ इंडिया के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, बल्कि वो ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी रेलिवेंट थे। और ऑथर का मानना है कि अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो वर्ल्ड वॉर तीसरे की कभी भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। आगे ऑथर बताते हैं कि 1942 में वो गांधी के गांव में रहे थे एज अ गेस्ट की तरह, और उन्होंने वहां जाना कि गांधी एक वाइज, काम, फ्रेंडली एंड ओपन इन कन्वर्सेशन है। गांधी लोगों से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि समाज में वार्म, ह्यूमर और समानता होनी चाहिए। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। इवन जब ऑथर वहाँ पहुँचे तो गांधी ने खुद एक साधारण से कपड़ों में उनका स्वागत किया। अब आगे ऑथर गांधी के व्यक्तित्व के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तब मैंने उनके घर में ज्यूज क्रिश्चियन की पिक्चर देखी। तो ऑथर ने उनके बारे में गांधी जी से पूछा तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और जियो भी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी वो सिर्फ टॉलरेंट ही नहीं करते दूसरे रिलीजन को, बल्कि वो खुद के साथ उनका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, जो एक ट्रू एक्सप्रेशन है प्यार की। ऑथर का मानना है कि गांधी जी एक डीप स्पिरिचुअल एंड ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। पॉलिटिक्स में वो उनको सिर्फ एक लीडर नहीं मानते, उनके लिए वो एक संत हैं। और ऑथर का मानना है कि अगर वो 1000 ईयर पहले पैदा हुए होते तो लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते। 5 साल के बाद जब ऑथर वापस इंडिया में आए तो वो अनटचेबल स्लम में चले गए दिल्ली में, जहाँ पर गांधी जी एक प्रेयर मीटिंग कर रहे थे। और जब गांधी ने उनको देखा तो थोड़ा हंसी मजाक किया, तो ऑथर ने भी उनका सही जवाब दिया, जिसकी वजह से गांधी जी भी हंस पड़े। इसके बाद ऑथर गांधी जी के साथ पूरे इंडिया में घूमे, और वो जहाँ पर भी गए वहाँ पर ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। और एक स्टेशन पर तो 2 एक्साइटिंग बॉय जंप करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं गांधी जी का नाम पूरे रिस्पेक्ट के साथ।
इसलिए ऑथर ने महात्मा गांधी से पूछा कि वो इन लोगों के लिए क्या है। वो गांधी जी उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोगों के द्वारा उनको वर्शिप किया जाता है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स और टीचिंग को अपनी जिंदगी में अपनाएं, उन्हें फॉलो करें। ऑथर ने गांधी जी के साथ 8 डेज बिताए और उनका गांधी जी के साथ एक डीप कम्युनिकेशन बन गया था। 2 साल बाद 31 जनवरी 1948 में जब उन्होंने सुना रेडियो पर एक खबर कि गांधी जी को गोली से मार दिया गया है, तो ये खबर सुनकर उन्हें एक गहरा झटका लगा। वो शोक में चले गए। कुछ टाइम बाद ऑथर को भी लगा ऐसा ही गांधी जी का जाना लिखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और सिंपल डेथ उनको सूट भी नहीं करती। और उनके मर्डर के वजह से ही लोग उनकी प्रिंसिपल और टीचिंग पर फोकस करेंगे। और गांधी जी पैसे से अमीर नहीं थे, वो अमीर थे इन ट्रू वैल्यूज़। और वर्ल्ड उनको उनके पॉलिटिक अचीवमेंट की वजह से ऑनर नहीं करते, बल्कि उनके स्पिरिचुअल और एथिकल टीचिंग की वजह से ऑनर करते हैं। अब आगे ऑथर कहते हैं गांधी जी का मानना था कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी खुद की इम्पोर्टेंस खो रहा है डेमोक्रेसी से और डिक्टेटरशिप से। जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर स्टेट के पास सारी पावर्स होती हैं, सिविलियंस के पास कोई भी पावर नहीं होती। बिल्कुल सेम डेमोक्रेसी में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के पास सारी की सारी ताकत होती है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास ताकत नहीं होती। गांधी जी का मानना था कि मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रुथ, सच्चाई, क्योंकि वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ रहे, उनके बिलीव्स में, वर्ड्स में और एक्शंस में। उन्होंने हमेशा सिखाया है, वो ही उन्होंने किया है। और वो ये भी बताते हैं कि अगर एक इंसान के कथनी और करनी में फ़र्क है तो वो इंसान मेंटली और इमोशनली अनवेल हो जाता है। और ये ही गांधी जी को यूनिक विजन देता था कि वो हर एक इंसान को इंडिविजुअल देख पाते थे, ना कि पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप और अ नेशन। गांधी जी का मानना है कि हर एक इंसान पवित्र है और उसको टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गांधी जी के पास कोई रियल पावर नहीं थी, उनके पास था तो सिर्फ ट्रुथ और काइंडनेस, और बस इनकी वजह से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। गांधी जी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ये है केयरिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। उनका मतलब है कि पीपल जो भी कुछ गलत करते हैं कहीं ना कहीं उनकी ही गलती है, क्योंकि वो उसे अच्छे से उन्हें समझा नहीं पाए, गाइड नहीं कर पाए। गांधी जी हमेशा पीपल की अच्छाई पर ही फोकस करते थे और वो उनको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए इस संसार को अच्छा बनाने में। उनका मेन एम सभी को अच्छा बनाना था, ना कि किसी को ह्यूमिलेट करना या दुख पहुंचाना। और गांधी जी ये भी कहते थे कि वो जन्म से महान नहीं थे, उन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी गलतियां की हैं और वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी लोअर की डिग्री को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ट्रुथ, सेल्फ बिलीफ्स एंड हार्ड वर्क से। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका डीप फेथ था साधारण लोगों में, जैसे किसान, मजदूर और यूथ में, जो उनको इंस्पायर करते थे फियरलेस और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। गांधी जी नॉन वायलेंस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि कायरता और वॉयलेंस में अगर उन्हें चूज करना पड़े तो वॉयलेंस को चूज करेंगे वो। गांधी जी का मानना है कि डर इंसान को कमज़ोर बनाता है और उनको रोकता है अपनी आज़ादी के लिए। और ये ही डर तानाशाह यानी कि डिक्टेटरशिप को ताकत देता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है, उन्होंने हमें करेज दिया है ताकि हम खुद के लिए एक स्टैंड ले सकें, खुद के लिए लड़ सकें। गांधी जी इस बात पर
जोर देते थे कि इंसान को सरकार का और उसके बनाए हुए कानूनों का विरोध करने का अधिकार है, कि विरोध के अधिकार के बिना डेमोक्रेसी खोखली है। गांधी जी के अनुसार वर्ल्ड की मेन प्रॉब्लम मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है या पैसे से आज़ादी को दबाना है। वो पैसे से नफरत नहीं करते थे, पर वो संसार को ऐसा बनाना चाहते थे जहाँ पर लोग मटेरियल थिंग्स पर कम निर्भर होंगे। गांधी जी ने इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया, परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था, भारत को दो भागों में बांट दिया गया था। अंत में लेखक कहते हैं कि गांधी जी का जीवन उद्देश्य की शुद्धता को दर्शाता है, सत्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है, यह मन और आत्मा की मध्यता को दर्शाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख भी सकते हैं। थैंक यू।